हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, अपने जो टॉपिक चल रहा है श्वसन, ठीक है ना, पादप श्वसन, क्लास 12 और प्लांट फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो इसमें बेटा आज अपन कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न जो अपन पढ़ रहे हैं वो ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल में चक्र में अंतर। तो बेटा देखो, आपको मैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पूरी की पूरी समझा चुका हूँ, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया पूरी की पूरी समझा चुका हूँ, ठीक है बेटा। तो आज आपको ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की प्रक्रियाओं में डिफरेंसेस पढ़ना है, ठीक है। तो अपन अंतर जिस तरह से अपन लिखा करते हैं, एक साइड में अपन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और एक साइड में अपन क्रेब्स चक्र के बारे में अंतर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। स्थिति बता दी बेटा मैंने ग्लाइकोलाइसिस की, कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। दूसरी साइड में अपन देखते हैं क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत अपन ने दोनों प्रक्रियाओं के स्थलों के बारे में बता दिया कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में तथा क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अब अपन पॉइंट नंबर दूसरे पे आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक रेखिक प्रक्रम है। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा, एक रेखा के रूप में होता है, जबकि क्रेब्स चक्र एक चक्रीय प्रक्रिया है। तो यहाँ तक अपन कुल 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब अपन तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। यह क्रिया, चाहे ऐसे लिख दीजिए, इस क्रिया हेतु O2 की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो बेटा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो O2 की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में समान रूप से होती है। बट बेटा क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया, लिख देता हूँ, क्रेब्स चक्र की क्रिया O2 की उपस्थिति में ही होती है। O2 की
उपस्थिति में ही होती है। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे बेटा इसमें, इस क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल NaDH2 व ATP प्रत्येक के 2 मोल में विघटित होता है। तो ये तो अपन ने ग्लाइकोलाइसिस में लिख दिया कि इस क्रिया में ग्लूकोज का 1 मोल पायरुविक अम्ल के 2 मोल बनाता है, उसके अलावा 2 मोल ATP तथा 2 मोल NaDH2 का उत्पादन होता है। दूसरी साइड में अपन क्या लिखेंगे बेटा, नंबर 4 पे, इस क्रिया में अनेक उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं जैसे NaDH2, FADH2 व GTP आदि का निर्माण होता है। और बेटा ये जो उच्च ऊर्जा युक्त अणु है ना, ये ETS के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वही ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है सजीव की विभिन्न जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु। तो बेटा यहाँ आके आपका एक प्रश्न खत्म हो गया। तो आज अपन ने इस वीडियो का पहला प्रश्न कौन सा पढ़ा है, डिफरेंसेस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें अपन, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद अपन अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। दूसरी साइड में क्या लिखा है, क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। पॉइंट नंबर दूसरे पर आ जाइए। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया एक रैखिक प्रक्रम है, एक सरल रेखा के रूप में होती है, जबकि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि चक्रीय रूप से चलती है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हेतु O2 की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में एक समान रूप से संपन्न होती है, जबकि बेटा क्रेब्स चक्र की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है, अर्थात क्रेब्स चक्र की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट पे आ जाइए। इस क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु 2 मोल NaDH2 तथा 2 मोल ATP निर्मित करते हैं। अब दूसरी तरफ देख लीजिए बेटा, क्रेब्स चक्र की क्रिया में विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं जैसे NaDH2, FADH2 एंड GTP आदि का उत्पादन होता है। और बेटा ये अणु ETS के दौरान पढ़ाऊंगा बेटा, अभी इस पाठ का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक बचा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
ETS के दौरान ATP के रूप में ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं और यह ऊर्जा सजीव की विभिन्न जैविक क्रियाओं हेतु प्रयुक्त की जाती है। ठीक है बेटा, अब अपन दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए, फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण एंड इसके प्रकार। तो बेटा सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे फास्फोरिलीकरण होता क्या है। एक बार सिंपली आपको मैं बता देता हूँ कि फास्फोरिलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ADP से ATP अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, आगे इसी प्रोसेस में अपन पढ़ेंगे कि फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो अपन पढ़ेंगे फोटोफास्फोराइलेशन और दूसरा अपन इसमें पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीकीय फास्फोराइलेशन। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ फास्फोरिलीकरण। क्या लिखेंगे बेटा, ADP में अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से, अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से ATP का निर्माण होना। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। एक बार मैं दोबारा से कह देता हूँ, ADP में अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से ATP का निर्माण होना फास्फोरिलीकरण कहलाता है। फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को अपन इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ये तो मैंने एडिनोसिन डाइफास्फेट यानी कि ATP लिख दिया। अब इस ADP की क्रिया अपन अकार्बनिक फास्फेट से करवाते हैं। तो अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करके ADP में अकार्बनिक फास्फेट का एक अणु जुड़ जाता है, परिणाम स्वरूप ATP बन जाता है। ठीक है, अब अपन इसके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ बेटा टाइप्स। कितने प्रकार बताए थे मैंने इसके आपको। एक तो मैंने पहला प्रकार बताया था फोटो फास्फोरिलीकरण, ये तो बेटा पहला प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार इसका कौन सा पढ़ा अपन ने, ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण। तो बेटा जो प्रश्न आपको मैं समझा रहा हूँ बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये या तो यूँ ही पूछा जा सकता है कि फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए, या बेटा ये यूँ पूछा जा सकता है फास्फोरिलीकरण के दोनों प्रकारों में डिफरेंस बताइए। तो आप देख लें, पहले अपन फोटोफास्फोरिलीकरण, फोटो शब्द का मतलब क्या होता है, प्रकाशीय। ठीक है ना। इसको हिंदी में अपन कह सकते हैं प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान से सुनना, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ATP अणुओं का निर्माण होना प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है या फोटोफास्फोरिलीकरण कहलाता है। अब दूसरी तरफ देख दें तो क्या लिखेंगे, O2 की उपस्थिति में ATP अणुओं का निर्माण होना। O2 की उपस्थिति में
एटीपी अणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात आगे पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ेंगे बेटा? आप पढ़ेंगे कि यह क्रिया कोशिका के हरित लवक में संपन्न होती है। कोशिका के हरित लवक में संपन्न होती है। अब अपन दूसरी साइड में लिखेंगे, यह क्रिया कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है बेटा। तो ये दो महत्वपूर्ण बात हो गई दोनों में। एक बार मैं दोबारा से कह देता हूँ। देखिए, प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी के अणुओं के निर्माण से संबंधित है, जबकि ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया O2 की उपस्थिति में एटीपी अणुओं के निर्माण से संबंधित है। हो गया काम। दूसरी तरफ आइए, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया में कौन सी क्रिया रिलेटेड होती है प्रकाश फास्फोरिलीकरण से? प्रकाश संश्लेषण। और ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया से कौन सी क्रिया संबंधित होती है बेटा? श्वसन। एक तीसरी बात और इसमें मैं कह देता हूँ कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका के हरित लवक में। जबकि बेटा ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको बता चुका हूँ कि जिस प्रश्न को अभी हाल अपन ने पढ़ा है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको ये भी बता चुका हूँ कि कैसे पूछा जाएगा, कि भाई प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है। अब आइए एक पथ पर, एंटनर ड्यूडोरॉफ पथ। जैसे बेटा अपन ने ग्लाइकोलाइसिस चक्र, जैसे अपन ने क्रेब्स चक्र पढ़े थे, उसी प्रकार से आपके सामने एक दूसरा पथ मैं पढ़ा रहा हूँ। छोटा सा है। क्या नाम लिखा है मैंने बोर्ड पे? एंटनर ड्यूडोरॉफ पथ। इस पथ का अध्ययन सबसे पहले एंटनर ड्यूडोरॉफ नामक वैज्ञानिकों ने किया था। सबसे पहली बात तो इसमें आपको ये बोलनी है, ठीक है। इस पथ की खोज कौन से जीवाणु में की गई थी बेटा? स्यूडोमोनास जीवाणु के अंतर्गत इस पथ की खोज की गई थी। यह पथ केवल जीवाणुओं में पाया जाता है। तो बेटा एक छोटा पैराग्राफ तो केवल इन 3 शब्दों से मिलकर बन गया। मैं एक बार वापस से कह देता हूँ। आप ऐसे बोलोगे कि इस पथ की खोज एंटनर एवं ड्यूडोरॉफ ने स्यूडोमोनास जीवाणुओं के अंतर्गत की थी। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एंटनर ड्यूडोरॉफ नामक वैज्ञानिकों के द्वारा स्यूडोमोनास जीवाणु के अंतर्गत खोजा गया। यह पथ केवल जीवाणुओं में ही पाया जाता है।
ठीक है बेटा, आगे क्या लिखोगे? इस पथ में शर्करा का पायरुविक अम्ल तक का, इस पथ में शर्करा से पायरुविक अम्ल, शर्करा से पायरुविक अम्ल तक का विघटन प्रकट होता है। शर्करा से पायरुविक अम्ल तक का विघटन प्रकट होता है। ठीक है, आगे चलिए। परंतु पथ में निर्मित होने वाले, परंतु पथ में निर्मित होने वाले मध्यवर्ती उत्पाद, पथ में निर्मित होने वाले मध्यवर्ती उत्पाद ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले, ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले उत्पादों से भिन्न होते हैं। तो बेटा ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है। देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, क्या आपको मैंने ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया भी पढ़ाई है। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में? ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 मोल बनते हैं। और बेटा एंटनर ड्यूडोरॉफ पथ के अंतर्गत भी ग्लूकोज के विघटन से पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको एक बात गौर करनी पड़ेगी कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती उत्पादों से भिन्न अलग प्रकार के उत्पाद इस पथ के अंतर्गत बनते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। अब इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में कुछ 1-2 छोटे प्रश्नों के पश्चात पुनः अपन आगे जो एक चीज़ इस पाठ में इम्पोर्टेंट शेष रह रही है वो कौन सी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ से पढ़ेंगे। धन्यवाद।